नमस्कार, मैं हूं शिवालिका और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार किसी एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर आते हैं और उसके बारे में हर वो जानकारी देते हैं जो आपके लिए अहम है। तो इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजोग जायसवाल। डॉक्टर जायसवाल इंदौर के शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन है। डॉक्टर जायसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। तो चलिए आज के धन्यवाद मैडम। आयुष्मान सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। यस जी, तो सबसे तो पहले चलिए हम बात धन्यवाद करते हैं आज आयुष्मान में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। और आज के समय देखा जाता है कि इस मॉडर्न एरा में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इसके केसेस लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आज हम हमारे गेस्ट से जानेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्या कुछ कारण होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है, और साथ ही अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बना के हम कैसे इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फोन नंबर फ्लैश हो रहा है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और कार्यक्रम के बाद आप डॉक्टर जायसवाल से सलाह ले सकते हैं। तो चलिए इस ब्रेस्ट कैंसर को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं आयुष्मान में। सबसे पहले डॉक्टर संजोग, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर आज के एरा में बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके क्या कारण है? क्या बदलती लाइफस्टाइल या डाइट, क्या कुछ कारण है, हम वो भी जानना चाहेंगे। और साथ ही इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले धन्यवाद मैडम, इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया और दर्शकों के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका दिया। तो आज हम एक अहम इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो जैसे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या हैं। तो जैसे हम इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं इसके बारे में जानकारी लें तो कुछ रिस्क फैक्टर जो है जो मॉडिफाइबल है और कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो नॉन मॉडिफाइबल है। तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बदलती जीवन शैली, स्ट्रेस इन द लाइफ। उसके बाद में बच्चे लेट शादी करना, शादी लेट होने के बाद में बच्चे लेट प्लान करना। ऐसा एक स्टडी में देखा गया है कि अगर 30 साल के बाद में पहला बच्चा प्लान करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने का रिलेटिव रिस्क नियर अबाउट 2 टाइम्स ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू द लेडीज़ जो बच्चे 30 साल से कम उम्र में बच्चा पैदा करते हैं। उसके बाद में कम समय तक ब्रेस्ट फीडिंग करना। तो ये सारे जो हैं ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें हम तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर ये बीमारी है एक एज के बाद में कॉमन है, जैसे 5th डिकेड ऑफ लाइफ के बाद में। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में कॉमनली पाया जाता है, जो कि 1% रिस्क रहता है कि मेल्स में भी ये ब्रेस्ट कैंसर हो सके। उसके बाद में जेनेटिक कॉज हैं, जैसे 10% पेशेंट्स में ये बीमारी जो है ये जेनेटिक यानी अनुवांशिक या पारिवारिक रूप से होने के चांसेस हो सकते हैं। डॉक्टर संजोग, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शुरुआती वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जिससे एक पेशेंट समझ पाए कि वो ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रहा है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब कैंसर 3rd या 4th स्टेज तक पहुंच जाता है उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप शुरुआती सिम्टम्स कुछ बताएं जिससे हम पता कर सके एक बेसिक तौर पर कि क्या कोई ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है या नहीं। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। जी, शुरुआती दौर में बहुत सारे पेशेंट्स में या महिलाओं में सिम्टम्स रहता है, एक आम गठान रहती है जिसमें कोई दर्द नहीं होता और धीरे धीरे ये गठान जो है ये बढ़ते रहती है अंदर की अंदर। और कोई भी महिला मान ले कि दर्द नहीं हो रहा है तो इस पे ध्यान नहीं दिया जाए और फिर धीरे धीरे ये गठान जब बढ़ने लगती है तो आजू बाजू के इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व करती है तो इसमें दर्द की शुरुआत होने लगती है। तो जो कैंसर शुरुआती अवस्था में डायग्नोज होना था वो थोड़ा सा एडवांस स्टेज में चला जाता है, स्टेज 3 में चला जाता है जैसे आपने पूछा। बाकी और कॉमन सिम्टम्स है कि निप्पल वाले एरिया से असामान्य रूप से कोई स्त्राव होना या खून आना, बगल में
आर्मपिट एरिया में गठान होना, उसके बाद में कोई एक ब्रेस्ट जिसमें गठान हो रही है उसकी साइज़ बढ़ना, दोनों बेस की जो सिमेट्री है वो असंतुलित होना, और फिर जैसे ये गठान धीरे धीरे ब्रेस्ट से छूट के बाकी शरीर के इम्पोर्टेंट एरियाज़ में जाने लगती है तो पेशेंट्स जो है उनको भूख कम लगती है, अचानक वज़न कम होता है बिना कोई कारण के। कोई हड्डी में अगर दर्द हो रहा है, इतना दर्द की रात की नींद खराब हो रही है, सिर में बहुत असहनीय दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सारे जो लक्षण हैं ये उन्नत ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर संजोग, क्या ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डायग्नोसिस करना पॉसिबल है? जैसे कि आपने ये सारे सिम्टम्स बताए, तो महिलाओं को खासकर कैसे पता करना चाहिए कि कहीं उनके शरीर में कहीं गठान तो नहीं है, और ये सारे सिम्टम्स वो कैसे डायग्नोस कर सकती है एक अर्ली स्टेज पे? हाँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पहला बहुत सारे पेशेंट्स में सिम्टम्स रहता है कि एक ये बिना दर्द वाली गठान रहती है। तो कोई भी ब्रेस्ट में नया चेंजेस आ जाए, जैसे कोई गठान आए, ब्रेस्ट के साइज़ में बदलाव हो या निप्पल वाले एरिया से कोई स्त्राव हो, तो ये कोई भी सिम्टम्स को हमको निगलेक्ट नहीं करना है। एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कॉमनली हर महिला ने अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फॉलो करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं स्वयं स्तन परीक्षण या ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो 20 साल के उम्र के बाद में हर एक महिला ने अपने माह में एक तारीख आइडियली है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म होने के एक हफ्ते बाद में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। और ये काफ़ी आसान है, आप कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जाके ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास में ये तकनीक सीख सकते हैं। और ये तकनीक अगर आप अपनाते हैं तो फिर छोटे से छोटी गठान आप जल्द से जल्द या छोटे से छोटा सा बदलाव जो है स्तन में होने वाला वो आप नोटिस कर सकते हैं और जल्द से जल्द एक्सपर्ट डॉक्टर के पास में जा सकते हैं। जी, तो ये काफी महत्वपूर्ण और जानकारी। एक जैसे मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर का, जी आप बोलिए। हाँ, हाँ, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर एक एज के बाद में कॉमन रहता है, तो ये एज के बाद में हम एडवाइस करते हैं कि आप मेमोग्राफिक नाम की जो जांच रहती है, जिसको हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब रहता है कि कोई भी सिम्टम्स आने के पहले हम जांच द्वारा कोई भी छोटी सी बीमारी है इसका पता लगाया जाए। तो मेमोग्राफी एक 40 उम्र के बाद में जी साल में एक बार करवाना ज़रूरी है। जी, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, तो जैसे कि सर ने बताया, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर 7 डेज ऑफ पीरियड्स हमें करते रहना चाहिए। साथ ही मेमोग्राफिक नाम की जांच, आप ये नोट ज़रूर करके रख लीजिएगा, खास करके महिलाएं, क्योंकि महिलाओं में इसके केसेस 90% ज़्यादा देखे जाते हैं। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? क्या इसमें भी कुछ टाइप्स है या एक ही प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर होता है? क्योंकि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग कैंसर होते हैं, ऐसे में ब्रेस्ट कैंसर के कितने टाइप्स हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी अलग अलग टाइप रहते हैं। जो मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर जो रहता है, तो ब्रेस्ट की अगर हम लोग डिटेल में संरचना देखें, एनाटॉमी देखें, तो इसमें डक्ट्स रहते हैं। तो 90% जो कैंसर रहते हैं ये डक्ट्स में डेवलप होते हैं, और बाकी जो 10% कैंसर हैं वो डक्ट्स के आसपास में जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें होते हैं, और बाकी जो डक्ट्स को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसमें ये डेवलप होते हैं। और भी हम लोग आज के दौर के ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट अगर देखें तो ब्रेस्ट कैंसर 4 अलग अलग टाइप से इसका सब क्लासिफिकेशन होता है। ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स पे कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं ER, PR, HER2 रिसेप्टर्स। तो इस बेसिस पे हम इनको 4 अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करते हैं, और उस हिसाब से प्रिसाइजली इसका ट्रीटमेंट हम प्लान करते हैं। जी डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ब्रेस्ट कैंसर बाकी पार्ट्स के कैंसर की तरह ही होता है, जानलेवा होता है? क्योंकि अगर किसी पेशेंट को डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या उसे बहुत ज़्यादा डरने और घबराने की ज़रूरत है? क्योंकि कैंसर ये शब्द सुनते ही मन में एक डर बैठ जाता है, चाहे वो किसी भी पार्ट का कैंसर हो, किसी भी टाइप का कैंसर हो। तो इस बारे में ज़रा ब्रीफ करिएगा।
तो जैसे मैडम हमने बताया, आपने बताया कि कैंसर, ये वर्ड सुन के ही हमको काफ़ी डरावना है, ये काफ़ी डर लगता है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर, मैंने शुरुआती हमने सिम्टम्स देखे। अगर ये छोटी सी गठान रहती है और ब्रेस्ट कैंसर की रहती है और जल्दी अपन इसका डायग्नोसिस बनाएं और जल्दी ट्रीटमेंट इसका किया जाए, तो ब्रेस्ट कैंसर है ये 100% क्यूरेबल है। तो 100% क्यूरेबल ब्रेस्ट कैंसर है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर दर्शक हमें देख रहे हैं तो 100% क्यूरेबल ब्रेस्ट कैंसर को कहा जा रहा है, तो ऐसे में अगर आपको भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास के अस्पताल में पहुंच सकते हैं और इसकी प्रॉपर जांच करवा सकते हैं। डॉक्टर संजोग, किस प्रकार से इस बीमारी का पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है? क्या कीमोथेरेपी और ये सारी चीज़ें ब्रेस्ट कैंसर में भी इन्वॉल्व होती हैं? तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं। जैसे ऑपरेशन है, सर्जरी है, उसके बाद में कीमोथेरेपी जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, रेडिएशन थेरेपी, और फिर हार्मोन थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी। सो ये डिपेंड करता है कि ब्रेस्ट कैंसर कौन से स्टेज पे डायग्नोज हुआ है। कई बार अगर अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर है तो खाली सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट, जैसे आप सर्जरी करके इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टेज 2, स्टेज 3 में होता है तो मरीज़ को एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ लग सकती हैं। जी डॉक्टर संजोग, साथ ही में सर्जरी की जानना, हम जी अगर जी बात करें तो सर्जरी, जी आप बोलिए। हाँ हाँ, तो सर्जरी की अगर बात करें तो जितने जल्दी हम लोग इसको डायग्नोज करते, जितने कम स्टेज में ये कैंसर डायग्नोज होता है, उतना हम लोग स्तन बचाने वाली सर्जरी जो है वो पेशेंट्स को कर सकते हैं। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का रिसर्च देखें तो 20 साल पहले हर पेशेंट में पूरा स्तन निकालने वाली सर्जरी हम लोग करते थे, लेकिन आज के दौर में लगभग 80% से ज़्यादा मरीजों में स्तन कैंसर की जो सर्जरी होती है उसमें स्तन बचाया जा सकता है। और स्तन बचाने के साथ में हम लोग इसमें स्तन का जो रूपरेखा है, जो कॉस्मेसिस है, वो भी रिस्टोर कर सकते हैं, जिसको हम लोग ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। तो डॉक्टर संजोग, क्या ये कहा जा सकता है कि हर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का ब्रेस्ट रिमूव करना ज़रूरी नहीं होता, बिना उसके भी इसे क्योर किया जा सकता है? यस। सो जैसे आज के दौर का एडवांस ट्रीटमेंट जो है, कीमोथेरेपी में जो एडवांसेस हुए हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो एडवांसेस हुए हैं, रेडिएशन थेरेपी जो एडवांसेस हुए हैं, तो ये सारे ट्रीटमेंट के यूटिलिटी करके हम लोग स्तन बचाने वाला ऑपरेशन बहुत सारे पेशेंट्स में कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग पूरा स्तन हटाते हैं तो कुछ एडेड एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। डॉक्टर संजोग, अगर कोई कैंसर पेशेंट है, वो ऑपरेशन या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से गो थ्रू कर चुका है और उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, उसके बाद उसे क्या कुछ अपने ख्याल रखने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? और साथ ही एक कैंसर ट्रीट होने के बाद क्या दोबारा उसे कैंसर होने का खतरा बना रहता है बॉडी में? हाँ, तो आई थिंक ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है कि जैसे पेशेंट का सारा ट्रीटमेंट हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करेंगे, कोई पेशेंट्स का हमने पहले सर्जरी प्लान किया, उसके बाद में कीमोथेरेपी हो गया और फिर रेडिएशन भी हो गया सक्सेसफुली, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग हर ट्रीटमेंट होने के बाद में 3 महीने में एक बार, पहले 3 साल, उसके बाद में हर 6 महीने में अगले 2 साल, और उसके बाद में साल में एक बार, ऐसा ये फॉलोअप शेड्यूल के लिए बुलाते हैं। इस फॉलोअप शेड्यूल में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ट्रीटमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और उनकी जीवन शैली जो है वो कैसे चल रही है, कैसे वो अपने आप को अच्छे से फिट रख रहे हैं। इस दौरान हम इनको एडवाइस देते हैं कि आपको एक डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, एक अच्छा आहार लेना है, मेंटली फिट रहना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रेस्ट कैंसर का फ्यूचर जो रीडेवलपमेंट वाला रिस्क है, इसको कम करती हैं।
डॉक्टर संजोग, अगर हम अर्ली ट्रीटमेंट की बात करें या फिर उन चीज़ों की बात करें जिससे सावधानियां बरती जाएं कि ब्रेस्ट कैंसर हो ही ना, तो वो कौन सी डाइट प्लान होती है और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो स्पेशली महिलाओं को करनी चाहिए जिससे वो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से बच पाएं? हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। हेल्दी लाइफस्टाइल का मीनिंग है कि हम एक आइडियल अपना बॉडी वेट जो है वो बना के रखें। सो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, जैसे अपनी हाइट है -100 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर्स -100, तो 80 केजीज मेरा आइडियल वेट होना चाहिए। तो आइडियल वेट बनाने के लिए आपको एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। डेली बेसिस पे आप फ्रेश फ्रूट्स का समावेश अपने आहार में कीजिए। उसके बाद में आधे घंटा कोई भी अच्छा एक्सरसाइज कीजिए, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आपको थोड़ा सा पसीना निकले। तो कोई भी एक्सरसाइज आप कर लीजिए जो आप को आप जिसको आप लाइक करते हो। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, उसके बाद में स्विमिंग कर लीजिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ब्रिस्क फॉर्म में होना चाहिए। सो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम अगर नियमित बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिकार शक्ति है, ये एक्टिव रहती है और बॉडी में जो भी खराब बीमारियां होनी है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां होना है, तो इसके अगेंस्ट में ये इम्यूनिटी अपनी अच्छे से काम करती है। जी, एक और सवाल मेरा रहेगा इससे से जुड़ा हुआ कि यदि कोई पेशेंट है, वो डायबिटीज़ का पेशेंट है या किसी और कैंसर से वो पहले गुजर चुका है, तो क्या ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा खतरा होता है? ये भी हम जानना चाहेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा किन महिलाओं में देखा जा सकता है? तो जैसे आपका पहला सवाल है कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ये ज़रूर रहता है कि उनकी इम्यूनिटी कम होने के चांसेस रहते हैं, बट ऐसा कोई स्टडी में देखा नहीं गया है आज तक कि डायबिटीज़ पेशेंट में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन एक कंडीशन रहती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जैसे अगर पेशेंट्स में बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ये ओबेसिटी ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स को हार्ट डिसीज़ का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद में डायबिटीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है, पैरालिसिस यानी स्ट्रोक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके साथ में कैंसर होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। सॉरी, मैं आपका दूसरा सवाल आप दोबारा पूछेंगे? जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो आम इंसान है उसमें कौन से ऐसे वो लोग हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा बना रहता है? हाँ, सो जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स के बारे में हमने बात की कि क्या रिस्क फैक्टर्स रहते हैं जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर कोई ओबेस फीमेल है, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में जंक फूड का सेवन अधिक प्रमाण में है, शराब का सेवन है, अल्कोहल का कंजम्पशन है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जो आम लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। तो ये कहा जा सकता है जो दर्शक हमें देख रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक के आयुष्मान के सारे एपिसोड्स में सभी डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है कि आप अपना डाइट और अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें ताकि आप किसी भी बीमारी से बच सकें। डॉक्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यंग एज की जो लड़कियाँ हैं उनकी लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से बदल रही है, खान पान बदल रहा है, ऐसे में क्या यंग एज में ये वो कौन सी एज होती है मिनिमम जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है, और क्या इस लाइफस्टाइल बदलती लाइफस्टाइल के चलते वो मिनिमम एज और भी ज़्यादा घट सकती है? यस, तो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा मैडम। जैसे हम लोग ब्रेस्ट कैंसर एक 2 डिकेड बैक जो देखते थे, वो इंडिया में 5th डिकेड के बाद में बहुत ज़्यादा रहता था, यानी 50s में बहुत ज़्यादा हम लोग ब्रेस्ट कैंसर देखते थे। लेकिन ये इंडिया में इसका जो इंसिडेंस है ये 2 डिकेड कम हो गया है। आजकल हम लोग जो पेशेंट्स हैं वो 3rd डिकेड 4th डिकेड ऑफ लाइफ में भी देख रहे हैं।
लास्ट वीक ही मैंने एक यंग फीमेल थी, अनमैरिड, लगभग उनकी एज रहेंगी 22 साल, तो उनमें भी मैंने ये ब्रेस्ट कैंसर देखा और उनका रिसेंटली ट्रीटमेंट अभी हमारे अंडर में चल रहा है। जी, तो मिनिमम एज आगे बदलती लाइफस्टाइल के चलते घट भी सकती है और ये कहा जा सकता है कि 20 साल की उम्र के बाद ये ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर संजोग, मैं जानना चाहूँगी कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स, उनका ट्रीटमेंट जिनका हो चुका है, उनके ट्रीटमेंट के बाद उन्हें क्या सावधानियां अपनी लाइफस्टाइल में बरतनी चाहिए? हाँ, तो जैसे ट्रीटमेंट होने के बाद में मैंने पहले बताया कि आपको एक तो आपके जो डॉक्टर हैं जिनके अंडर में ट्रीटमेंट हुआ है उनके साथ में रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको फॉलो करना है, एक आइडियल वेट बना के रखना है और जैसे कुछ पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद में एक हार्मोन थेरेपी चलते रहती है, तो वो कंटिन्यू बेसिस पे आपको लेना है, उसमें ट्रीटमेंट ब्रेक नहीं करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है ट्रीटमेंट के बाद में। अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकार शक्ति पॉजिटिवली रहती है। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि बीमारी वापस आने का रिस्क बहुत कम कर देती हैं। जी जी, तो कुछ फैक्टर्स कहे जा सकते हैं जैसे आइडियल वेट मेंटेन करना, अच्छी लाइफस्टाइल और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज, साथ ही रेगुलर फॉलोअप आपके डॉक्टर्स के साथ। अगर आप कैंसर आपका ट्रीटमेंट हो चुका है तो ये सारी वो बातें हैं अहम जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अंत में मैं चाहूँगी डॉक्टर संजोग कि हमें जो दर्शक देख रहे हैं आप उनके लिए कुछ संदेश दें और आगे आने वाले दिनों के लिए वो अपना ध्यान कैसे रखें इस बारे में भी बताएं। हाँ, जैसे आजकल हम लोग मीडिया में देख रहे हैं कि और आपने भी जैसे मैडम आपका सवाल था कि यंग लोगों में हम लोग ये बीमारी होते हुए देख रहे हैं जी। तो इम्पोर्टेंट है कि अपने आप के लिए हम लोग समय दें, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, एक अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट जो है वो अपने डेली डाइट में इसका समावेश करें, ना कि हम लोग जंक फूड के अधीन जाएं। और डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इससे कैंसर नहीं तो कैंसर ही नहीं, बाकी भी बहुत सारी बीमारियां का हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, इनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। और एक अहम चीज़ है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि एक एज के बाद में हमको डेली हर साल में एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। और आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट समय है कि हम लोग ये इसकी शुरुआत हमारे जन्मदिन से करें, अपने बर्थडे से ही करें। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है कि अपने जन्मदिन से आप अपने बॉडी चेकअप की शुरुआत करें ताकि आपको पता हो कि आपके शरीर के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं। और यदि अर्ली स्टेज में किसी बीमारी का पता चल जाता है तो ऐसे में बॉडी पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे डॉक्टर ने कहा कि एक अच्छी विल पावर आपकी किसी भी बीमारी को हल करने में, उसको ठीक करने में बहुत बड़ा एक समाधान देती है। तो आज की पेशकश में डॉक्टर संजोग आप हमारे साथ जुड़े और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर वो सारी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के आयुष्मान की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए लगातार बने रहे बंसल न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।